जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था। हालांकि अर्थशास्त्र में जो है बहुत सारे आर्थिक विकास के सिद्धांत है। एडम स्मिथ का है, डेविड रिकार्डो का है, माल्थस का है, शुम्पीटर का है, कार्ल मार्क्स का है। तो आर्थिक विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उन सभी सिद्धांतों में आज हम लोग जो है एडम स्मिथ का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, आर्थिक विकास को लेकर इनके जो भी विचार हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जितने भी प्राचीन अर्थशास्त्री थे, उसमें एडम स्मिथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनकी एक पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि उन्होंने 1776 में इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक के माध्यम से जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, जो मुख्य आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित है। यद्यपि एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, परंतु बाद के अर्थशास्त्रियों ने सुव्यवस्थित सिद्धांत बनाया। हालांकि एडम स्मिथ ने जो आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था वो जो बहुत व्यवस्थित नहीं था, लेकिन इनके बाद के जो भी अर्थशास्त्री आए उनको एक आधार मिला और उन लोगों ने आर्थिक विकास का एक मजबूत और एक व्यवस्थित सिद्धांत बनाया। एडम स्मिथ के हम देखते हैं, इनके आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित मुख्य विचार इस प्रकार है। देखिए कौन कौन से विचार ऐसे हम लोग समझते हैं। एडम स्मिथ के जो भी आर्थिक विकास से संबंधित जो भी विचार थे, उसमें एक प्राकृतिक नियम से संबंधित है, दूसरा श्रम विभाजन से संबंधित है, तीसरा पूंजी का संचय से संबंधित है, चौथा विकास के दूत और पांचवा पूंजी संचय की प्रक्रिया है। ये जो 5 पॉइंट है, इन्हीं 5 पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे कि 5 पॉइंट है क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक नियम को हम लोग समझते हैं। एडम स्मिथ का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का श्रेष्ठतम निर्णायक है, उसे अपने हित का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। एडम स्मिथ ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है और अपने बारे में सबसे बेहतर वही सोच सकता है। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने हित को बेहतर करने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए एडम स्मिथ आर्थिक गतिविधियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति बाजार व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अपने स्वतंत्र क्रियाओं के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के क्रम में वह सामान्य हित को बढ़ाएगा। ये जो है बाजार व्यवस्था होती है, जिसकी आर्थिक गतिविधियों में, जिसके मांग और पूर्ति की स्वतंत्र गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में जो है किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक गतिविधियों के लिए जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की रुकावट या अड़चने या उसके कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रयास में बाजार की अदृश्य शक्तियां मांग एवं पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगी, जो बाजार तंत्र को चलाती हैं। इस प्रकार एडम स्मिथ ने अपने प्राकृतिक नियम के विचार के माध्यम से बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था या बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। तो कहीं के इनके विचारों से जो है ये तो पता चलता है कि जो एडम स्मिथ है ये जो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में जो भी नियंत्रण होता है वो मांग और पूर्ति की अदृश्य शक्तियाँ ही करती हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है।
इस प्रकार इस प्राकृतिक नियम का पालन करते हुए यदि व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए। बाह्य हस्तक्षेप का मतलब जो है सरकार द्वारा जो किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, किसी प्रकार का कोई टैक्स हुआ या आयातित वस्तुओं पर कोई प्रशुल्क न लगाया जाए, निर्यातित वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क न लगाया जाए। तो व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा जो भी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं, उसके उस उत्पादन कार्य में सरकार द्वारा जो किसी प्रकार की कोई रुकावटें, कोई अड़चनें या किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगाया जाए, इसी को कहा जाता है कि किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपने धन को अधिकतम करने का प्रयत्न करेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार यदि अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे अर्थव्यवस्था के कुल धन को अधिकतम बनाएंगे, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का संकेतक होगा। इस प्रकार एडम स्मिथ आर्थिक विकास के प्राकृतिक नियम के इस विचार से स्पष्ट है कि एडम स्मिथ हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। हस्तक्षेप, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां जो स्वतंत्र रूप से जो चल रही है, जहां पे मांग और पूर्ति की अधिक शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, इस आर्थिक गतिविधियों में जो है सरकार द्वारा जो है किसी भी प्रकार का जो है हस्तक्षेप न किया जाए, इसी नीति को बोला जाता है अहस्तक्षेप की नीति। स्पष्ट है कि एडम स्मिथ आर्थिक गतिविधियों में या बाजार की स्वतंत्र क्रियाओं में किसी भी बाह्य शक्ति जैसे सरकारी हस्तक्षेप, एकाधिकारिक शक्ति का हस्तक्षेप इत्यादि के विरोधी थे। अतः इससे स्पष्ट है कि एडम स्मिथ पूर्ण प्रतियोगी बाजार के समर्थक थे। पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक ऐसा बाजार जहां पे मांग और पूर्ति की स्वतंत्र गतिविधियों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो कहीं न कहीं जो एडम स्मिथ थे वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के समर्थक थे। वे जो है हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, और कहीं न कहीं जो है वो ये कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति है वो अपने हित के बारे में सबसे बेहतर सोचता है, उसे अपने हित को बेहतर करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। उसके द्वारा जो भी उत्पादन कार्य किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। इसी को जो है एक प्रकार से प्राकृतिक नियम कहते हैं कि उसे प्राकृतिक नियमों के दायरे में रहते हुए उसे खुली छूट दी जाए। आगे हम लोग समझते हैं। श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन का मतलब है कि यदि कोई बड़ा कार्य है तो बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग जो हिस्से को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। इसी को बोला जाता है श्रम विभाजन। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब खेल होता है, जब क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में देखा जाता है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं जो केवल बॉलिंग संभालते हैं, उनको बॉलिंग की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बेहतर बॉलिंग कीजिए, विकेट लीजिए। कुछ खिलाड़ियों को जो है बैटिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप बैटिंग जो है कीजिए और अच्छे रन बनाइए। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों का काम उनको सौंपा जाता है। कुछ खिलाड़ी जो बहुत अच्छे जो फील्डर होते हैं उनको जो है फील्डिंग का कार्य सौंपा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, जो बेहतर बॉलिंग करता है उसे बॉलिंग दी जाती है, जो अच्छी बैटिंग करता है उसे बैटिंग दिया जाता है। तो हालांकि सब लोग मिलकर जो है एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं, हमारे लिए जो एक मनोरंजन जैसी सेवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस सेवा को वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बेहतर सेवाएं दें, बेहतर मनोरंजन हमें देखने को मिले। जो है सब लोग अपना मैक्सिमम प्रयास करते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन लोगों का काम अलग अलग होता है। तो इसी को कहा जाता है श्रम विभाजन। किसी कार्य को जो है छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए, उस अलग अलग समूहों में बांट दिया जाए और हर समूह को जो है अलग अलग व्यक्तियों को काम को सौंप दिया जाए। यही हमारा कहलाता है श्रम विभाजन कहलाता है। जैसा कि औद्योगिक क्षेत्रों में देखा जाता है, कुछ लोगों का काम होता है कच्चे माल लाना,
कुछ लोगों का काम होता है कच्चे माल को जो है मशीनों तक पहुंचाना, कुछ लोगों का काम होता है मशीनों द्वारा कच्चे माल से नई नई वस्तुएं उत्पादित करना। कुछ लोगों का काम होता है कि जो नई नई वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसकी पैकिंग की जाए, उस पर कलर पेंट किया जाए। और कुछ लोगों का काम होता है कि जो सामान पैक हो गया है, जो सामान बन गया है, उसे उठाकर स्टोर रूम में, स्टॉक रूम में रखा जाए। तो यहाँ पे सभी व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर कहीं न कहीं एक ही उद्योग में एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन वो कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। एडम स्मिथ के आर्थिक विकास से संबंधित विचारों में एक महत्वपूर्ण विचार श्रम विभाजन का है। एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास में श्रम विभाजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्रम विभाजन से तात्पर्य श्रम विशिष्टीकरण से है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होती है। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार जब उसे काम दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की उत्पादकता, उस साधन की उत्पादकता जो है बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होती है। श्रम विशिष्टीकरण के कारण साधनों की उत्पादकता में वृद्धि निम्न कारणों से होती है। आइए देखते हैं इसको हम लोग। वो कारक कौन कौन से जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। प्रत्येक श्रमिक की निपुणता में वृद्धि, प्रत्येक विशिष्ट श्रमिक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग, वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की बचत, श्रम बचत करने वाले अनेक मशीनों का आविष्कार। जब व्यक्ति को काम बांट दिया जाता है तो इससे व्यक्ति की जो है निपुणता में वृद्धि होती है। हर व्यक्ति की जो है पूर्ण जो क्षमता है, उसकी क्षमता का भरपूर प्रयोग होता है, उत्पादन में समग्र बचत होता है और नई नई मशीनों का आविष्कार होता है श्रम विभाजन से, जिसके कारण जो साधनों की उत्पादकता बढ़ती है। आगे हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन के लिए बाजार के आकार का विस्तृत होना आवश्यक है। ये मानते हैं कि बाजार हमारा विस्तृत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी श्रम विभाजन जो और बेहतर होगा। बाजार का आकार अर्थात बढ़ती हुई मांग के सापेक्ष अधिक पूर्ति करने की बाध्यता जितनी अधिक होगी, श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में बाजार के बढ़ते आकार के रूप में निवेश करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हमारा बाजार अधिक होगा, बड़ा होगा, विस्तृत होगा, तो हमें निवेश करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बाजार बड़ा है तो बाजार में जो है उस वस्तुओं सेवाओं की मांग भी खूब होगी। जब मांग होगी तो निवेश करने की प्रेरणा मिलती है, उतनी ही अधिक होगी। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी। जब जाहिर सी बात है, जब निवेश को प्रेरणा मिलेगी, निवेश अधिक होगा तो पूंजी में वृद्धि होगी, जिससे श्रम विभाजन को अधिक बल मिलेगा, जिससे जो है श्रम विभाजन को अधिक मिलेगा, अलग ताकत मिलेगी। श्रम विभाजन जो है और बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि अधिक निवेश होने से उनकी आय में वृद्धि होगी। इस क्रम में श्रम विभाजन उतना ही अधिक होगा, उत्पादकता में उतनी ही वृद्धि होगी और इस प्रकार उत्पादकता में तीव्र वृद्धि के साथ आर्थिक समृद्धि की दर भी तीव्र होगी। आगे देखते हैं। अतः आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर के साथ आर्थिक विकास की दर भी तीव्र होगी। जब आर्थिक समृद्धि आएगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास भी होगा। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के क्रम को निम्न रूप से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का संकेतक है। जितने क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इन लोगों की धारणा थी कि आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक है। ये आर्थिक समृद्धि को ही आर्थिक विकास मानते थे, जितने भी प्राचीन अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल जो भी अर्थशास्त्री थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बाजार का आकार या निवेश की प्रेरणा। बाजार का आकार अगर बड़ा होगा तो निवेश की प्रेरणा हमें मिलेगी। जब निवेश अधिक होगा, यानी पूंजी निवेश जब अधिक होगा तो श्रम विभाजन भी अधिक होगा। श्रम विभाजन होगा तो साधनों की उत्पादकता बढ़ेगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि आएगी। आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। पूंजी का संचय हम लोग समझते हैं। पूंजी का संचय क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी का संचय श्रम विभाजन से पूर्व होना चाहिए। पूंजी का संचय श्रम विभाजन से पूर्व होना चाहिए।
इस प्रकार एडम स्मिथ भी इस तथ्य के पक्षधर थे कि पूंजी का संचय आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, किंतु पूंजी के संचय के लिए अर्थव्यवस्था में बचत अधिक होना चाहिए। जब हमारी बचतें अधिक होंगी तभी हमारा पूंजी का संचय होगा, और जो पूंजी का संचय होगा तो पूंजी का निवेश होगा, श्रम विभाजन होगा, श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। एडम स्मिथ के अनुसार बचत अधिक करने के लिए एक तरफ जहां बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो है, जैसे जैसे हमारी आय अगर बढ़ती है और इस आय के बढ़ने के कारण बचतों में जो वृद्धि होती है, कुल बचत में जो वृद्धि होती है, उसी को बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो किसी व्यक्ति की अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति अधिक है तो जाहिर सी बात है बचतें बढ़ेंगी, बचतें अधिक होंगी। वहीं दूसरी ओर बचत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जिसके पास आय अधिक है, पूंजी वाला है, पैसे वाला है, उसी के पास जो बचत करने की क्षमता होती है। एडम स्मिथ के अनुसार बचत करने की अधिक प्रवृत्ति एवं बचत करने की क्षमता भूमिपतियों एवं पूंजीपतियों में होती है। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो भूमिपति है, जो पूंजीपति है, जो जमींदार है, इनके अंदर जो है बचत करने की प्रवृत्ति या बचत करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इनके पास पूंजी पर्याप्त है, काफी अधिक है, क्योंकि जबकि श्रमिक वर्ग में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। एडम स्मिथ ये मानते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है उसे जो आय मिल रही है वो तो उसके जीवन निर्वाह के बराबर ही होती है। उस आय से व्यक्ति अपना जो है केवल जीवन निर्वाह ही कर पाता है। तो श्रमिकों में जो है उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है, खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण उनकी बचतें बहुत निम्न होती है या नहीं होती हैं। तो जो बचत की प्रवृत्ति जो होती है, बचत करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो भूमिपतियों और पूंजीपतियों में होता है, और ये प्रवृत्ति होनी भी चाहिए। बचतें होंगी तभी जो है पूंजी का संचय होगा, पूंजी का संचय होगा तभी पूंजी निवेश होगा, और जब पूंजी निवेश होगा तो श्रम विभाजन होगा, श्रम विभाजन होगा तो साधनों की उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जिससे जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि आएगी। आगे हम लोग देखते हैं, श्रमिकों में जो है उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण श्रमिक वर्ग बचत करने में असमर्थ होता है। क्योंकि श्रमिकों की जो आय है वो तो उनके जीवन निर्वाह के बराबर उनको आय मिल रही है, तो उनके अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति नहीं होती है, कम होती है। अतः एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की बचत भूमिपतियों एवं पूंजीपतियों के अतिरिक्त आय पर निर्भर करती है, जो उनके पास अतिरिक्त आय बची रह जाती है। इनकी अतिरिक्त आय जितना अधिक होगी, पूंजी का संचय उतना ही अधिक होगा। पूंजी का संचय अधिक होने से पूंजी निवेश अधिक होगा, जिससे श्रम विभाजन अधिक होगा। श्रम विभाजन का अधिक होने से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास की गति भी तीव्र होगी। तो यहाँ पे जो है एडम स्मिथ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजीपति है, जो भूमिपति है, इनके अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में पूंजी का संचय होता है। पूंजी का जब संचय होता है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का निवेश होता है। जब निवेश होता है तो श्रम विभाजन अधिक होता है, जिसके कारण जो है श्रम विभाजन होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, और जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, और आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास है एडम स्मिथ के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं विकास के दूत। इसको समझते हैं कि ये क्या है। एडम स्मिथ के अनुसार भूमिपति, पूंजीपति तथा व्यापारी, ये तीन जो विकास के दूत हैं, विकास के एजेंट हैं। इन तीनों का नाम आप लोग याद कीजिएगा कि भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी ये विकास के एजेंट माने जाते हैं। किनके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के अग्रदूत है। एडम स्मिथ के अनुसार भूमिपतियों, पूंजीपतियों में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होने के साथ साथ बचत करने की क्षमता अधिक होती है। अतः इन दोनों के द्वारा ही आर्थिक विकास के लिए पूंजी अपने बचत के माध्यम से संचित की जाती है। सही बात है। ये दो लोग क्या करते हैं? अपने पास पूंजी जो है संचित करते हैं बचत के माध्यम से।
व्यापारी वर्ग इन दोनों के मध्य पारस्परिक संबंध को मजबूती प्रदान करता है। एडम स्मिथ के अनुसार कृषि में विकास होने से भूमिपतियों के अतिरेक में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई तथा विनिर्माण उद्योग की स्थापना हुई। ये कहते हैं कि जब कृषि में निवेश होता है तो जो भूमिपति होती हैं उनकी आय में वृद्धि होती है, और जो पूंजीपति होते हैं जो वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं जो है इनके द्वारा जो है मांग में वृद्धि होती है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि होती है और विनिर्माण उद्योग की स्थापना होती है। दूसरी ओर व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास में उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित हुई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार भूमिपति, पूंजीपति एवं व्यापारी वर्ग के होने से पूंजी का संचय संभव होता है और आर्थिक विकास होता है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ जो है विकास के दूत के रूप में भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी को प्रस्तुत करते हैं और इनके माध्यम से बताते हैं कि ये तीनों लोग मिलकर जो है तीनों के अंदर जो है बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण पूंजी संचय होता है। पूंजी संचय होने से पूंजी निवेश होता है, जिसके कारण साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने से जो है उत्पादन बढ़ता है, जिसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है, और आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है एडम स्मिथ के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं पूंजी संचय की प्रक्रिया। एडम स्मिथ आर्थिक विकास का केंद्रीय बिंदु पूंजी संचय को मानते हैं। एडम स्मिथ जो है आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु वो पूंजी संचय को मानते हैं, जो बचत पर निर्भर करती है। जो पूंजी संचय वो बचत पर निर्भर करती है, और ये घरेलू बचत भूमिपतियों से प्राप्त होती है, जबकि श्रमिक वर्ग बचत नहीं करता है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पूंजी संचय की दर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है पूंजी संचय की दर बढ़ती जाती है, जिससे पूंजीपतियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। मजदूरी की दर में वृद्धि के कारण पूंजीपतियों के अतिरेक में कमी आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में लाभ की दर घटने लगती है, और पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एडम स्मिथ के आर्थिक विकास को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, समझा। एडम स्मिथ का आर्थिक विकास क्या है। इस विकास के माध्यम से आप जो है एडम स्मिथ के महत्वपूर्ण विचारों को प्राकृतिक नियम से संबंधित, श्रम विभाजन, पूंजी के संचय, विकास का दूत और पूंजी संचय की प्रक्रिया, इस पांचों को आप लोग अच्छी तरह से समझे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। कल हम लोग जो अगर देखेंगे, कल हम लोग बात करेंगे जो है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने एडम स्मिथ की आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, उनके विचारों को जाना। आज हम लोग डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास के अपने विचार को 1917 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में की है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने एक पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अपनी इस पुस्तक में जो है डेविड रिकार्डो जो है अपने आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत है इन्होंने अपने इसी पुस्तक में प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस पुस्तक का तृतीय संस्करण का प्रकाशन 1921 में किया गया है, जिसमें अन्य अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर रिकार्डो आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
प्रोफेसर सुपीटर के अनुसार रिकार्डो के विकास का सिद्धांत बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में केवल वितरण का सिद्धांत है जो सीमांत सिद्धांत एवं अतिरिक्त सिद्धांत पर आधारित है। तो रिकार्डो यहाँ पे सीमांत सिद्धांत और अतिरिक्त सिद्धांत की ज़्यादा बात करते हैं। सीमांत सिद्धांत कुल उत्पादन में लगान की भाग की व्याख्या करता है तथा अतिरिक्त सिद्धांत शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करता है। तो डेविड रिकार्डो का ये जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है इसमें जो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक सीमांत सिद्धांत और एक अतिरिक्त सिद्धांत। सीमांत सिद्धांत में वो जो है कुल उत्पादन में लगान की व्याख्या करते हैं, वहीं अतिरिक्त सिद्धांत में जो है जो शेष बच जाता है शेष भाग में मजदूरी एवं लाभ की व्याख्या करते हैं। आगे देखते हैं। रिकार्डो के सीमांत सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन में पहला हक भूमिपतियों का है जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। डेविड रिकार्डो यहाँ पे कहते हैं कि जो उत्पादन होता है, टोटल जो उत्पादन होता है उसमें जो पहला हक है वो भूमिपतियों का है जिन्हें लगान के रूप में आय की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं लगान के भुगतान के उपरांत जो अवशेष बचता है उसमें रिकार्डो के अतिरिक्त सिद्धांत के अनुसार जीवन निर्वाह मूल्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान यानी कुल मजदूरी कोष श्रमिकों को करने के बाद शेष भाग पूंजीपतियों को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसमें पहला हक जो है भूमिपतियों को होता है जिन्हें लगान के रूप में उनको आय की प्राप्ति होती है। बाकी जो शेष बच जाता है, शेष में जो है दो वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है, एक पूंजीपति है। तो श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह के बराबर जो है उनको मजदूरी दे दी जाती है और जो शेष बच जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। रिकार्डो ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत के विश्लेषण के लिए निम्न मान्यताएं ली हैं। पहली मान्यता है समस्त भूमि का प्रयोग खाद्यान्न के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले उद्योगपति या पूंजीपति हैं, जबकि भूमि पर स्वामित्व भूमिपतियों का है तथा पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में श्रमिकों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो भूमि है, जो समस्त भूमि है, वो केवल उसका एक ही प्रयोग है, वो है खाद्यान्न उत्पादन। समस्त भूमि का जो प्रयोग है वो खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए ही किया जाता है और जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले हैं वो उद्योगपति हैं या तो पूंजीपति हैं, जबकि भूमि का जो मालिक है, जो उसका स्वामित्व है, वो भूमिपति है। यानी जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो भूमिपतियों के पास है और उस पर जो उत्पादन करने वाले जो है, खाद्यान्न का जो उत्पादन करने वाले हैं, वो उद्योगपति या पूंजीपति है। पूंजीपति जो है इन पर जो है इन खाद्यान्न के उत्पादन में जो है वो श्रमिकों और अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं दूसरी मान्यता। भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाएंगे भूमि से जो मिलने वाला जो प्रतिफल है वो प्रति इकाई जो है घटता जाता है। किसी भी भूमि पर जब हम लगातार जो उत्पादन करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति जो धीरे 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 घटने लगती है, जिसके कारण जो है उस पर जो है उत्पादन भी धीरे धीरे, कुल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घटने लगता है। आगे देखते हैं। भूमि की पूर्ति स्थिर है। खाद्यान्न की उत्पादन की भूमि कई प्रकार की है। यहाँ कहते हैं जो भूमि है वो भूमि स्थिर है, भूमि न बढ़ सकती है न घट सकती है। भूमि का केवल एक ही प्रयोग है जो खाद्यान्नों के लिए होगा और वो जो टोटल भूमि होगी वो स्थिर होगी। तो भूमि की पूर्ति वो स्थिर मानते हैं और ये कहते हैं कि भूमि जो है कई प्रकार की हो सकती है, भूमि कई प्रकार की हो सकती है। खाद्यान्न की मांग पूर्तियाँ बेरोजगार कहते हैं कि समाज में खाद्यान्नों की जो मांग है उनकी मांगों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उनकी मांग पूर्तियाँ बेलोचदार है। आगे, खाद्यान्न के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम एवं पूंजी। तो खाद्यान्न के उत्पादन में केवल दो साधनों की बात करते हैं, श्रम एवं पूंजी की बात करते हैं, जो कि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
पूंजी एवं श्रम की प्रकृति समरूप है। पूंजी में केवल परिवर्तनशील या चल पूंजी शामिल है। उत्पादन की तकनीक स्थिर मान के चलते हैं। सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह के मूल्य के बराबर मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है उनके जीवन निर्वाह के बराबर होती है, जिसमें वो केवल अपना जीवन यापन ही कर सके। आगे कहते हैं श्रम की पूर्ति दी हुई मजदूरी के दर पर पूर्णतया लोचदार है। ये कहते हैं कि जो श्रम की पूर्ति है, श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। वही खाद्यान्नों की जो मांग है वो पूर्णतया बेलोचदार है। तो ये बेलोचदार और लोचदार दोनों की बात करते हैं। खाद्यान्न के मामले में ये कहते हैं कि खाद्यान्नों की मांग पूर्णतया बेलोचदार होती है, और जब श्रम की पूर्ति की बात आती है तो कहते हैं श्रम की पूर्ति जो है एक दी हुई मजदूरी की दर पे पूर्णतया लोचदार होती है। आगे श्रम की मांग पूंजी के संचय पर निर्भर करती है। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के कारण मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है। जब पूंजी संचय अधिक होगा, पूंजी संचय में जब वृद्धि होगी तो जीवन निर्वाह मूल्य में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण मजदूरी की दर बढ़ जाती है। फिर कहते हैं श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति कीमत दोनों ही श्रम की सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि श्रम की मांग या श्रम की पूर्ति का जो भी निर्धारण है, उनकी कीमतों का जो भी निर्धारण है वो सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र है। यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता को देखते हुए उन्हें मजदूरी नहीं दी जाएगी। श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादक के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। ये रहा डेविड रिकार्डो के मुख्य जो है मान्यताएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो मान्यता और आगे है। खाद्यान्न एवं साधन का बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। पूंजीपतियों का जो लाभ है पूंजी संचय का आधार है। यानी पूंजीपतियों का जो लाभ है वो पूंजी संचय का आधार है। पूंजी संचय जितना अधिक होगा लाभ उनका उतना अधिक होगा। यह लाभ पूंजी संचय पर निर्भर करता है। तो जो है जो पूंजी संचय है, जितना पूंजी संचय अधिक होगा वो लाभ उतना ही लाभ अधिक होगा। तो कहीं न कहीं जो लाभ है वो पूंजी संचय पर निर्भर करता है। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो ने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया है। रिकार्डो के अनुसार पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का विकास निम्न 3 वर्गों के परस्पर संबंधों पर आधारित है: भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी। वहीं जो एडम स्मिथ ने कहा था कि भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक आर्थिक विकास के दूत हैं, एजेंट हैं। तो एडम स्मिथ जो है अपने आर्थिक विकास के सिद्धांतों में भूमिपति, पूंजीपति और व्यापारी 3 वर्ग लेते हैं। व्यापारी, पूंजीपति और भूमिपति, इन तीनों को ही जो है आर्थिक विकास का एजेंट मानते हैं एडम स्मिथ। कहते हैं कि श्रमिक जो है, श्रमिक वर्ग जो कि वो बचत नहीं करता है क्योंकि उसको जो जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बचत करते हैं वो व्यापारी हैं, भूमिपति हैं और पूंजीपति हैं। और यही तीनों वर्ग जो है निवेश भी करता है। तो व्यापारी, भूमिपति और पूंजीपति जो है ये आर्थिक विकास के एजेंट हैं एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। वहीं जो है रिकार्डो जो है अपनी जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या में जो है भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक को लेकर चलते हैं। व्यापारी की जगह वो श्रमिक को लेकर चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भूमि का प्रयोग पूंजीपतियों के द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे पूंजीपति श्रम या पूंजी को परिवर्तन आगत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भूमिपतियों की जो जमीन है, जो भूमि है, वो पूंजीपतियों द्वारा जो है प्रयोग की जाएगी खाद्यान्न के उत्पादन के लिए। और जो पूंजीपति है श्रम और पूंजी का ये लोग जो है प्रयोग करेंगे। श्रम और पूंजी जो 2 साधन हैं, इन दोनों साधनों के माध्यम से ये खाद्यान्नों का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार खाद्यान्न कुल उत्पादन का वितरण भूमिपतियों को लगान, श्रमिकों को मजदूरी एवं पूंजीपतियों को लाभ के रूप में की जाती है। यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो कुल उत्पादन होता है, उसका जो वितरण है
भूमिपतियों को लगान मिल जाएगा, श्रमिकों को उनकी मजदूरी दी जाएगी, जो शेष रह जाएगा वो पूंजीपतियों का लाभ होगा। रिकार्डो रिकार्डो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को पूंजी संचय की प्रक्रिया मानते हुए पूंजीपतियों के लाभ को विकास के केंद्र में रखा हुआ है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास का केंद्र है, और ये लाभ जो है कहीं न कहीं जो है वो पूंजी संचय पर ही निर्भर करेगा। और पूंजी संचय पर जो है एडम स्मिथ भी बहुत फोकस करते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु है वो पूंजी संचय ही है, जो बचत पर निर्भर करता है। और ये जो बचत है ये पूंजीपतियों व भूमिपतियों से प्राप्त होती है। तो जो पूंजीपति हैं, जो भूमिपति हैं, वो लोग बचत करते हैं और जिससे जो है पूंजी संचय जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, और पूंजी संचय जो है ये पूंजीपतियों को के बारे में बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो विकास के केंद्र में इन्होंने रखा है पूंजी संचय। वहीं एडम स्मिथ जो है पूंजीपति के साथ साथ भूमिपति को भी लेकर चलते हैं। कुल उत्पादन में भूमिपतियों के लगान के भाग घटाने के बाद अवशेष विभाजन मजदूरी एवं लाभ के रूप में किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है। पूंजीपतियों का लाभ पूंजी संचय का आधार है, जिसका पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अवृद्धि क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाते तथा स्थिर अवस्था नहीं आ जाती। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे रिकार्डो ये कहते हैं कि जो टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो है जो भूमिपति है उनको लगान मिल जाता है, जो श्रमिक वर्ग है उनको मजदूरी दे दी जाती है, और जो शेष रह जाता है वो पूंजीपतियों का लाभ होता है। और ये लाभ जो है यही लाभ जो पूंजी संचय का आधार है। और इसी जो पूंजी संचय को जो है जिसका वो दोबारा पुनर्निवेश करते हुए पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उत्तरोत्तर पूंजी संचय के अभिवृद्धि के क्रम में घटते हुए भाग शून्य नहीं हो जाता है। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है धीरे धीरे पूंजीपतियों का जो लाभ वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि जो है समय के साथ जैसे जैसे आर्थिक विकास होता रहता है मजदूरों की जो जीवन निर्वाह दी जाने वाली जो मजदूरी है वो बढ़ने लगती है। तो मजदूरी की दरों में जब वृद्धि होती है तो पूंजीपतियों का लाभ जो धीरे धीरे घटने लगने लगता है। ऐसी स्थिति में जो है एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीपतियों का लाभ क्या जाता है शून्य हो जाता है और स्थिर अवस्था आ जाती है, अर्थव्यवस्था जो है स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे रिकार्डो जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वही लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। वहीं एडम स्मिथ जो है पूंजीपति, व्यापारी और भूमिपति ये तीनों को लेकर चलते हैं कि तीनों वर्ग ऐसा है जो बचत करता है जिनके माध्यम से पूंजी संचय बढ़ता है। लेकिन रिकार्डो जो यहाँ पे केवल पूंजीपतियों को लेकर ही चलते हैं और कहते हैं कि जो पूंजी संचय का जो आधार है जो केंद्र बिंदु है वो पूंजीपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकार्डो के इस मॉडल में लगान की गणना निम्न रूपों में होती है। प्रति श्रमिक लगान या लगान की दर। अगर हमको लगान प्रति श्रमिक लगान निकालना है या लगान की क्या दर है तो हम क्या निकालेंगे, एपीएल माइनस एमपीएल निकालेंगे। श्रमिक का जो औसत उत्पादन है उसमें से श्रमिक का सीमांत उत्पादन घटा देंगे। तो औसत उत्पादन से जब सीमांत उत्पादन घटा देंगे तो जो बचेगा वही होगी लगान की दर होगी या प्रति श्रमिक लगान होगा। अगर कुल लगान की बात करें तो ये जो लगान की जो दर आ रही है एपीएल माइनस एमपीएल जो आ रही है इसी में श्रमिकों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल लगान कितना है। तो कुल लगान निकालने का जो फार्मूला होगा वो एपीएल माइनस एमपीएल गुणे यल होगा, जहाँ यल श्रमिकों की संख्या है। जहाँ तक मजदूरी की दर या प्रति श्रमिक मजदूरी का प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार प्रति श्रमिक मजदूरी जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है। इस प्रकार मजदूरी कोष अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में
लगे कुछ श्रमिकों को देय मजदूरी है। यानी अगर हमको मजदूरी कोष निकालना है कि टोटल मजदूरी कोष कितना है, तो प्रति इकाई श्रमिक को जो जीवन निर्वाह मूल्य जो दिया जा रहा है, जो मजदूरी दी जा रही है प्रति इकाई, ये हर एक श्रमिक को इसी में मजदूरों की संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कुल मजदूरी कितनी है, टोटल मजदूरी कोष कितना है। आगे बढ़ते हैं। कुल उत्पादन में से कुल लगान एवं मजदूरी कोष के योग को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह पूंजीपतियों का लाभ है। इस प्रकार कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन, इस टोटल प्रोडक्शन में से हम क्या करेंगे, जो लगान है और जो मजदूरी कोष है, भूमिपतियों को जो लगान दिया जाता है, मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है श्रमिकों को, अगर इन दोनों को जोड़ के जो है टोटल उत्पादन में से निकाल दे इनका हिस्सा, यानी भूमिपतियों और श्रमिकों का जो हिस्सा है उसे निकाल दे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, कुल लाभ होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, कुल लाभ बराबर कुल उत्पादन माइनस ब्रैकेट में है कुल लगान प्लस कुल मजदूरी कोष। अगर हम प्रति श्रमिक लाभ निकालें या लाभ की दर निकालें कि प्रति श्रमिक लाभ कितना होगा, तो प्रति श्रमिक उत्पादन निकाल लीजिए। प्रति श्रमिक उत्पादन में से हम जो है प्रति श्रमिक का जो लगान है और प्रति श्रमिक जो मजदूरी है, इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें से निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ की दर कितनी है। तो कुल लाभ का फार्मूला ये है और लाभ की दर का फार्मूला ये वाला है। तो प्रति श्रमिक उत्पादन का मतलब है वही एपीएल की बात हो रही है, श्रमिक का औसत उत्पादन होना, माइनस प्रति श्रमिक लगान का मतलब हुआ लगान की दर हो गई, और प्रति श्रमिक मजदूरी का मतलब हुआ मजदूरी की दर हुआ। तो लाभ की दर अगर निकालना है तो इसमें से हम एपीएल में से जो है लगान की दर और मजदूरी की दर जोड़ के निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कि लाभ की दर क्या है। इस प्रकार लाभ की दर उपरोक्त सूत्र से निष्कर्ष निकलता है कि लाभ की दर जो है ये जो है प्रोपोर्शनल है कुल लाभ बटे मजदूरी की दर। तो मजदूरी की दर देख रहे हैं नीचे है, तो मजदूरी की दर जैसे जैसे बढ़ेगी लाभ की दर हमारी घटती जाएगी, दोनों के बीच जो है विपरीत संबंध है। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूंजीपतियों की लाभ की दर मजदूरी की दर या मजदूरी कोष के व्युत्क्रमानुपाती है, तथा साथ ही पूंजीपतियों का जो कुल लाभ है तथा भूमिपतियों की कुल लगान के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं पूंजीपतियों की जो लाभ की जो दर है ये जो है श्रमिक की जो मजदूरी की जो दर है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसके अलावा जो है भूमिपतियों का जो लगान है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब है कि अगर मजदूरी की दर बढ़ेगी तो कुल लाभ जो है घटेगा, या भूमिपतियों का लगान बढ़ता है तब भी क्या है कुल लाभ घटेगा। तो कहीं न कहीं जो कुल लाभ है या जो लाभ की दर है ये मजदूरी की दर और भूमिपतियों के जो लगान की दर है दोनों के ही व्युत्क्रमानुपाती है। आगे देखते हैं। पूंजी संचय की प्रक्रिया में जैसे जैसे पूंजी संचय बढ़ता है पूंजीपतियों के लाभ के माध्यम से लगान एवं मजदूरी कोष में वृद्धि होती जाती है और दूसरी ओर लाभ घटता जाता है। तो पूंजी संचय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है लगान एवं मजदूरी कोष है इसमें भी वृद्धि होती है। जब लगान और मजदूरी कोष में वृद्धि होगी तो लाभ की दर घट जाएगी। आगे देखते हैं। पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ती है तथा जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। खाद्यान्न की मांग बढ़ने से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीवन निर्वाह कोष में वृद्धि होती है। यानी जो मजदूरों को जो दी जाने वाले जीवन निर्वाह जो मजदूरी है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है। खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी,
तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं, साधनों की कीमतें भी बढ़ेंगी। दैट इज मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दर भी बढ़ेगी। इस प्रकार श्रमिकों की मांग में वृद्धि के साथ एक तरफ जहां उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की संख्या बढ़ती है और दूसरी ओर जीवन निर्माण मूल्य वृद्धि के कारण मजदूरी की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूंजी संचय में वृद्धि के साथ श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के कारण मजदूरी कोष में वृद्धि हो जाती है। आगे दूसरी ओर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमांत भूमि का प्रयोग किया जाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अति सीमांत भूमि पर लगान बढ़ता है। इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया में मजदूरी कोष एवं लगान में वृद्धि के कारण लाभ घटता जाता है, जो पूंजी संचय एवं पूंजीवादी विकास का आधार है। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती हैं। खाद्यान्नों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो खाद्यान्नों को उत्पादित करने वाले जो साधन हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं, दैट मजदूरी की दर भी बढ़ती है। और जनसंख्या का जो दबाव जब बढ़ता है तो सीमांत भूमि का भी प्रयोग होने लगता है और सीमांत भूमि पर अति उत्पादन का दबाव बनता है, जिसके कारण जो भूमिपतियों के लगान में भी वृद्धि होती है। तो एक तरफ लगान भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है मजदूरी की दर भी बढ़ रही है, मजदूरी कोष बढ़ रहा है, जीवन निर्वाह कोष बढ़ रहा है, लगान की दर बढ़ रही है, जिसके कारण जो लाभ की दर है वो घटने लगती है। पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घटने लगता है। जब लाभ घटेगा तो पूंजी संचय भी घटेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजी संचय की प्रक्रिया में लाभ घटते हुए शून्य हो जाता है और संपूर्ण उत्पादन श्रमिकों एवं भूमिपतियों के मध्य मजदूरी एवं लगान के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ आप कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाएगा तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा, ये केवल जो है टोटल प्रोडक्शन का जो हिस्सा है वह श्रमिक एवं भूमिपतियों के मध्य विभाजित हो जाएगा। श्रमिकों को उनकी मजदूरी मिल जाएगी और भूमिपतियों को उनका लगान मिल जाएगा। टोटल उत्पादन का जो मूल्य है वो श्रमिकों और भूमिपतियों के बीच डिवाइड हो जाएगा। पूंजीपतियों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको उनका जो लाभ है वो शून्य हो जाएगा। आगे इस प्रकार पूंजी संचय की प्रक्रिया का लाभ के शून्य होने के साथ साथ अंत हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। जब कहते हैं कि जब लाभ शून्य हो जाता है तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजी संचय की प्रक्रिया में घटते लाभ एवं बढ़ते लगान को देखते हुए पूंजीपति भूमिपतियों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहते हैं कि पूंजी संचय की इस प्रक्रिया में जो है जब लाभ घट जाता है, लाभ शून्य हो जाता है, लाभ अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुँच जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजीपति है वो भूमिपतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये रहा जो है रिकार्डो का आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है। कल के लेक्चर में हम लोग जो है माल्थस के आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे माल्थस का आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.आर. माल्थस के आर्थिक विकास से संबंधित विचार 1820 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रकाशित हुई। तो माल्थस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी पुस्तक में जो है उनके जो है आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत देखने को मिलते हैं। टी.आर. माल्थस भी अपने पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में पूंजी संचय की प्रक्रिया
माना है। एडम स्मिथ भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं, डेविड रिकार्डो भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं और माल्थस भी पूंजी संचय को लेकर चलते हैं। तो पूंजीवादी विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की इस प्रक्रिया का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, वो पूंजी संचय ही है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री पूंजी संचय को लेकर ही चलते हैं और तीनों ही अर्थशास्त्री बताते हैं कि पूंजीपतियों का जो लाभ है वो लाभ ही पूंजी संचय है। पूंजीपतियों का लाभ जितना अधिक होगा, पूंजी संचय भी उतना अधिक होगा। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया है। माल्थस का भी मानना था कि पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के माध्यम से किया गया पूंजी संचय ही किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के आधार है। तो लाभ के माध्यम से जो किया गया जो पूंजी संचय ही वही अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। तो तीनों ही अर्थशास्त्रियों के विचारों में काफ़ी समानता यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूंजी संचय के लिए माल्थस भी पूंजीपतियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि श्रमिकों के संदर्भ में उनका मानना है कि चूँकि श्रमिक जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर मजदूरी प्राप्त करते हैं, अतः श्रमिकों की बचत शून्य होती है, जिसके कारण पूंजी संचय एवं आर्थिक विकास में उनकी भूमिका नगण्य होती है। तो तीनों ही अर्थशास्त्री श्रमिकों को जो दी जाने वाली मजदूरी है वह उनकी जीवन निर्वाह के बराबर होती है। तो श्रमिकों की मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर होती है और जो पूंजी संचय है वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। पूंजीपतियों का लाभ ही पूंजी संचय का एक आधार है। आगे देखते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में माल्थस का मानना है कि पूंजी संचय आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी संचय का स्रोत पूंजीपतियों के उच्च लाभ है। सेम यही चीज़ एडम स्मिथ भी बात करते हैं और रिकार्डो भी इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। पूंजीपतियों के लाभ से ही बचत पूंजी संचय संभव है, क्योंकि श्रमिक इतने निर्धन होते हैं कि उनके लिए बचत करना संभव नहीं है। माल्थस भी अपने पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति पूंजीपतियों के लाभ के आधार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता एवं श्रमिकों की मजदूरी यानी जीवन निर्वाह के अंतर को माना है। तो बाकी अर्थशास्त्री भी जो है ये कहते थे श्रमिकों का जो औसत उत्पादन है, इसमें से अगर हम सीमांत उत्पादन निकाल दें तो जो हमारा बचेगा इसके अंतर को ही जो है एक आधार मानते हैं और वही जो है लाभ भी है। इस प्रकार उत्पन्न लाभ का पूंजी के रूप में निवेश जैसे जैसे बढ़ता है, श्रमिकों की मांग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अधिक श्रमिक उत्पादन कार्य में लगाए जाते हैं, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, जो अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी के दर के बराबर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी विचारों में भिन्नता देखने को मिल रही है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, अंततः जीवन निर्वाह मूल्य अर्थात मजदूरी की दर के बराबर हो जाती है। यहाँ पे माल्थस कहते हैं कि श्रमिकों का जो सीमांत उत्पादकता है वो इतना घट जाता है कि वो उनके जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर हो जाता है। तो सीमांत उत्पादकता के घटने के कारण जो है पूंजीपतियों का जो लाभ है वो घट जाता है, यानी पूंजी संचय भी घट जाता है और लाभ के शून्य होने के साथ साथ पूंजी संचय की प्रक्रिया रुक जाती है और विकास स्थिर हो जाता है। तो जहाँ लाभ शून्य होगा पूंजी संचय भी रुक जाएगा। तो पूंजी संचय रुक जाएगा, लाभ शून्य हो जाएगा। ये तीनों ही अर्थशास्त्री जो है एक ही जैसे विचारों की बात कर रहे हैं, एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था आ जाती है। आगे देखते हैं। माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पूंजी संचय की प्रक्रिया को विश्लेषित करने के क्रम में अपने ऐसे व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया है जो पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विचारों से भिन्न है। आइए थोड़ा भिन्नता को देखते हैं हम लोग, क्या भिन्न है।
माल्थस ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के महत्व को अपनी पुस्तक एशियन पॉपुलेशन में व्यक्त किया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए पूंजी संचय आवश्यक है। पूंजी संचय की दर में वृद्धि होने पर श्रम की मांग बढ़ती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। किंतु जनसंख्या वृद्धि से मात्र पूंजी संचय में वृद्धि या आर्थिक विकास संभव नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि तभी संभव है जब जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में भी वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग में जब वृद्धि होगी तभी जो है पूंजी संचय में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं। प्रभावी मांग में वृद्धि से पूंजी संचय में वृद्धि व आर्थिक विकास संभव है। यहाँ पे प्रभावी मांग जो है एक नया शब्द लेकर आते हैं माल्थस, जो कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के विचारों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए माल्थस का ये सिद्धांत थोड़ा से डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है प्रभावी मांग को लेकर। इस प्रकार माल्थस ने आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे। तो आर्थिक विकास में प्रभावी मांग की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, इसे स्वीकार करने वाले जो प्रथम अर्थशास्त्री थे वो माल्थस थे। माल्थस के अनुसार पूंजी संचय की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर प्रभावी मांग की कमी अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था का मुख्य कारण है। प्रभावी मांग में जो कमी आती है जिसके कारण जो है पूंजी संचय घटने लगता है। किंतु प्रभावी मांग की कमी को कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था की स्थिर अवस्था से उसे गतिशील कैसे बनाया जाए, यह समाधान प्रस्तुत करने में माल्थस असमर्थ रहे। तो इस प्रभावी मांग की जो कमी है इसको कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था को स्थिर से गतिशील कैसे बना जाए, इसे दूर करने में जो है माल्थस जो असमर्थ रहे। माल्थस की इस असमर्थता को आगे चलकर जेम्स किस ने 1930 की महान मंदी को दूर करने के लिए प्रभावी मांग में वृद्धि करने हेतु राज्य व सरकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ पे जो है जेम्स किस ने जो है प्रभावी मांग की जो है व्याख्या जो है सही तरीके से इसकी व्याख्या प्रभावी मांग को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए जो है इसको लेकर जो है जेम्स किस जो है अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है राज्य और सरकार की भूमिका जब महत्वपूर्ण होगी, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है अर्थव्यवस्था में जब निवेश करेंगे, सरकारी व्यय को बढ़ाएंगे, इससे जो है प्रभावी मांग की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। आगे देखते हैं। माल्थस से के बाजार नियम के प्रति इस संदर्भ में मांग में कमी अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। माल्थस से के इस नियम से सहमत नहीं है कि बाजार में उत्पादन या वस्तुओं की भरमार नहीं हो सकती, क्योंकि श्रमिक जो उपभोक्ता है अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कम पारिश्रमिक प्राप्त करता है। इस प्रकार बाजार में मांग की तुलना में वस्तुओं की आपूर्ति अधिक होती है। वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग के इस अंतर को पूंजीपतियों के मांग से भी पूरा नहीं किया जा सकता है। पूंजीपति मितव्यता में विश्वास रखते हैं और एवं पूंजीपति अपने पूंजी में वृद्धि करने के लिए रोजमर्रा की सुविधाओं एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं से वंचित रखते हैं। मितव्ययी होने के कारण वह अधिक उत्पादनशील श्रमिकों को नियोजित करते हैं। इस प्रकार बाजार में प्रभावी मांग में कमी के कारण बाजार में सामान्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक या भरमार हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत, लाभ, बचत, निवेश एवं पूंजी संचय में कमी आ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजीपतियों का लाभ शून्य हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर माल्थस जो है से का जो बाजार नियम है उस विचार से सहमत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। माल्थस ने आर्थिक विकास के क्रम में पूंजी संचय की प्रक्रिया की
अंततः रुकने एवं अर्थव्यवस्था की गतिहीन या स्थिर अवस्था में पहुंचने का एक मुख्य कारण उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय का न होने का स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो स्थिर अवस्था में पहुंच जा रही है, संचय प्रक्रिया रुक जा रही है, पूंजी संचय रुक जा रहा है, पूंजीपतियों का लाभ कम हो गया, शून्य हो गया। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो माल्थस जो है उत्पादन एवं वितरण के मध्य जो है असंतुलन की बात करते हैं। उत्पादन एवं वितरण के मध्य उचित समन्वय न होने को स्वीकारते हैं। माल्थस ने उत्पादन एवं वितरण को धन या पूंजी संचय को दो मुख्य तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। यदि इन दोनों तत्वों का सही अनुपात में मिलाया जाए तो अर्थव्यवस्था के धन या पूंजी संचय को तेजी से बढ़ाएंगे और संभव है कि अर्थव्यवस्था में स्थिर अवस्था या गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे माल्थस ये कहते हैं कि उत्पादन और जो वितरण है, अगर इनके बीच सही से समन्वय किया जाए, उत्पादन के बीच जो है उत्पादन के साधनों के बीच जो वितरण है सही तरीके से अगर किया जाए तो उत्पादन और वितरण के बीच जो है गैप नहीं आएगा और जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो है स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। परंतु इन दोनों तत्वों को अलग अलग लिया जाए या सही अनुपात में न मिलाया जाए तो धन या पूंजी संचय की दर उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंततः स्थिर अवस्था आ जाएगी। तो उत्पादन और वितरण के मध्य जो है समन्वय जो है, इनके बीच जो समन्वय है सही तरीके से हो, इनके बीच जो है इनका जो एक सही अनुपात जो है उत्पादन में लिया जाए, जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में नहीं आएगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि माल्थस पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में स्थिर अवस्था या गतिहीन अवस्था को पूंजीवादी विकास को एक महत्वपूर्ण समस्या या बाधा के रूप में स्वीकार किया है। इस समस्या को माल्थस ने संभावित जीएनपी वृद्धि एवं वास्तविक जीएनपी वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित किया है। तो यहाँ पे जीएनपी की बात करते हैं। संभावित जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के अंतर के रूप में विश्लेषित करते हैं। आइए इसको थोड़ा देखते हैं। माल्थस का मानना है कि स्थिर अवस्था में संभावित जीएनपी वृद्धि की तुलना में वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। ये कहते हैं कि जो संभावित जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसकी वृद्धि अधिक होती है, वास्तविक जीएनपी वृद्धि बहुत कम होती है। इस अंतर का मुख्य कारण मांग की कमी है। यदि मांग की कमी को दूर किया जाए तो वास्तविक जीएनपी वृद्धि संभावित जीएनपी वृद्धि के बराबर होगी और यह एक सुखद अनुभव होगा। किंतु इस साम स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था के विकास को माल्थस ने प्रौद्योगिकी उन्नत एवं गैर आर्थिक कारकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। किंतु इस साम स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मांग में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों को बताने में असमर्थ रहे माल्थस, जिसकी पूर्ति आगे चलकर जेम्स कीस ने की है। तो ये रहा आर्थिक विकास का सिद्धांत माल्थस का जो है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे अर्थशास्त्रियों के विचारों को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने एडम स्मिथ की आर्थिक विकास के सिद्धांत को देखा, डेविड रिकार्डो को देखा और टी.आर. माल्थस की आर्थिक विकास को देखा हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद के विनाश एवं समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना के रूप में अपने आर्थिक विकास की मार्क्सवादी प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। मार्क्स ने पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की थी और इसी भविष्यवाणी पर साम्यवाद को स्थापित करने की घोषणा की थी। मार्क्सवादी विश्लेषण पूंजीवादी विकास
प्रक्रिया का गंभीरतम एवं अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण है। पूर्व में रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों की नीतियों के निर्माण में इसका गंभीरतम प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवादी आर्थिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख पहलू निम्न हैं। आइए मुख्य बातों पर हम लोग गौर करते हैं। अतिरेक मूल्य। अतिरेक मूल्य क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सरप्लस वैल्यू। मार्क्स अपने अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रयोग पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष अर्थात पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के बीच संघर्ष के आर्थिक आधार के रूप में करता है। यहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक की बात करते हैं। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष ही आर्थिक आधार है और उससे वह अपने आर्थिक विकास के विश्लेषण के ऊपरी ढांचे का निर्माण करता है। वर्ग संघर्ष केवल कुछ पूंजीपतियों के हाथों में अतिरेक मूल्य के संचय का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद दो महान व्यक्तियों में विभक्त होता है। पहला श्रमिक जो अपना श्रम बेचता है, दूसरा पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजीवाद होता है, पूंजीवाद दो महान व्यक्तियों में विभक्त होता है, दो लोगों में, एक श्रमिक दूसरा पूंजीपति। श्रमिक जो अपना श्रम बेचता है और पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। पूंजीपति श्रमिकों को कच्चा माल, मशीन एवं उपकरण इत्यादि देता है और वह वस्तुओं का उत्पादन करता है। जब निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं तो पूंजीपति यह पाता है कि इन वस्तुओं के विक्रय से जो मौद्रिक आय उसे प्राप्त होती है वह इन वस्तुओं के उत्पादन पर किए गए व्यय से अधिक है। यहाँ पे जो है कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पादन के बाद जो वस्तुएं निर्मित होती हैं, जो वस्तुएं पैदा होती हैं, उन वस्तुओं को जब बेचा जाता है तो उन वस्तुओं से जो मौद्रिक आय की जो प्राप्ति होती है वह आय इन वस्तुओं के उत्पादन पे किए गए व्यय से अधिक होता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार पूंजीपति के इस आय व व्यय के अंतर को अतिरेक मूल्य कहते हैं। आय और व्यय का जो अंतर, इसी को अतिरेक मूल्य कहा गया। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के इस अतिरेक मूल्य का कारण कच्चा माल, मशीन या उपकरण इत्यादि नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा उत्पादन में जितना योगदान किया जाता है उतना ही पूंजीपति इन पर व्यय करता है। अतः अतिरेक मूल्य सिर्फ श्रमिकों से उत्पन्न होता है। यहाँ पे मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो अतिरेक मूल्य है ये सिर्फ श्रमिकों से ही उत्पन्न होता है। बाकी जो साधन है, जो कच्चे माल हैं, उनका जितना योगदान है उन पर उतना व्यय कर दिया गया है, क्योंकि श्रमिकों के द्वारा कुल उत्पादन में जितना योगदान किया जाता है उससे बहुत कम, यानी जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर श्रमिकों पर पूंजीपतियों द्वारा व्यय किया जाता है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि श्रमिकों का रियल में जितना योगदान होता है उतना उनको मूल्य नहीं दिया जाता है, बल्कि उससे कम मूल्य दिया जाता है। ऐसे स्थिति में जो अंतर आता है वही अतिरेक मूल्य है। श्रमिकों के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी श्रमिक के द्वारा किए गए उत्पादन मूल्य के बराबर नहीं होता। यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है परंतु उसे अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त वस्तुओं के उत्पादन में 6 घंटे का श्रम लगता है, तो उसे 6 घंटे के श्रम मूल्य के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, अर्थात 4 घंटे के श्रम मूल्य का अंतर शुद्ध लाभ, ब्याज एवं लगान के रूप में पूंजीपतियों को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये करना चाह रहे हैं कि यदि कोई श्रमिक 10 घंटा कार्य करता है तो उसे 10 घंटे की मजदूरी नहीं दी जा रही है, बल्कि उससे जो है 6 घंटे का मजदूरी दिया जा रहा है। तो जो 4 घंटे का गैप आ रहा है, 4 घंटे की जो मजदूरी बच जा रही है, वही जो है अतिरिक्त मूल्य है। आगे मार्क्स इस बिना मजदूरी के काम को अतिरिक्त मूल्य कहता है। उस अतिरिक्त श्रम को जिसके बदले उसे भुगतान नहीं किया जाता
मार्क्स उसे अतिरिक्त श्रम कहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रमिक को जो दी जाने वाली जो मजदूरी है और रियल में श्रमिक का जो कुल उत्पादन में जो योगदान है उसका जो मूल्य है, उन दोनों का जो अंतर है उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी और कुल उत्पादन के मूल्य में जो अंतर होता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। कुल उत्पादन का मूल्य जो है और श्रमिकों को दी जाने वाली जो मजदूरी है, दोनों में जो अंतर है उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं पूंजी संचय देखते हैं। पूंजी संचय एडम स्मिथ के विचारों में भी आपने देखा, डेविड रिकार्डो माल्थस के विचारों में भी देखा, कार्ल मार्क्स के विचारों में भी पूंजी संचय है। देखते हैं पूंजी संचय क्या है इनके कार्य। अतिरिक्त श्रम द्वारा ही पूंजी संचय होता है। जो अतिरिक्त श्रम होता है, जैसे 10 घंटा श्रम ने काम किया, 6 घंटे की उसे मजदूरी मिली, जो 4 घंटे का जो श्रम है वही 4 घंटे का जो श्रम है वही अतिरिक्त श्रम है। तो अतिरिक्त श्रम द्वारा ही पूंजी संचय होता है। यह अतिरिक्त श्रम केवल पूंजीपति को के लाभों को बढ़ाता है, यानी कहीं न कहीं जो है पूंजीपति का जो लाभ है वह अतिरिक्त श्रम पर ही निर्भर करता है, और जब पूंजीपति का लाभ बढ़ेगा तो पूंजी संचय भी बढ़ेगा। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाना होता है। ये इस अतिरिक्त मूल्य को, इस अतिरिक्त श्रम को पूंजीपति जितना बढ़ाएगा उसका पूंजी संचय उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसको उतना ही पूंजीगत लाभ होगा, जिससे उसके लाभ में वृद्धि हो सके। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति निम्न 3 प्रकार से अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और 3 तरीका है जिससे वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। पहला है कार्य के घंटे बढ़ाकर 10 घंटे के बजाय 12 घंटे 14 घंटे काम करा लीजिए, और मजदूरी जो है कम से कम दीजिए, कम घंटे का। मजदूरों के जीवन निर्वाह के लिए कार्य घंटे घटाकर, अगर मजदूरों को जीवन निर्वाह जो है 6 घंटे में हो जा रहा है तो उसे 6 घंटे के बजाय 5 घंटे का मजदूरी दीजिए। और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर। ये 3 ऐसे पॉइंट है जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। इन 3 जो है बिंदुओं के अंतर्गत जो है कोई भी पूंजीपति जो है अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। आगे देखते हैं। प्रथम 2 तरीकों का अपनी सीमाएं हैं। अपनी सीमाएं का मतलब कि जो कार्य आप उनसे अधिक से अधिक कार्य के घंटे को अधिक नहीं बढ़ा सकते, उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। किसी भी श्रमिक को अपनी कार्य करने की अपनी एक क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है जीवन निर्वाह का जो है घंटे घटा के, तो इसकी भी अपनी लिमिट है। जीवन निर्वाह कार्य के घंटे अगर घटा देंगे तो उससे उसका जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो उन दोनों की जो अपनी एक लिमिट है, दो जो तरीके हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका है, पूंजीपति तीसरे रास्ते को चुनता है, अर्थात श्रमिकों की उत्पादकता अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाता है। यदि उस श्रमिकों की उत्पादकता को अगर बढ़ाए तो उसका अतिरिक्त मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तथा अपने लाभ में वृद्धि करता है। इस प्रयास में श्रमिकों का विस्थापन मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी श्रमिकों की जगह पर जब वो मशीनों का प्रयोग करता है तो इससे जो है उत्पादकता बढ़ती है, जिसके कारण कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ जाता है। कैपिटल लेबर रेशियो, जब पूंजी अधिक लगेगी तो कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। स्थिर पूंजी क्या है, परिवर्ती पूंजी क्या है और अतिरिक्त मूल्य क्या है एवं लाभ के मध्य संबंध, चारों के बीच क्या संबंध, इसको हम लोग समझते हैं। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवादी विकास प्रक्रिया के दौरान लाभ की उत्पत्ति को समझाने तथा मजदूरी एवं लाभ के मध्य संबंध का विश्लेषण करने के लिए पूंजी को स्थिर पूंजी, परिवर्ती पूंजी में विभाजित किया। यहाँ पर जो है मार्क्स ने जो है पूंजी को जो है स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में विभाजित करते हैं। स्थिर पूंजी को जो सी से व्यक्त करते हैं, परिवर्तनशील पूंजी को भी से व्यक्त करते हैं। मार्क्स ने स्टॉक, कच्चे माल या मशीनी उपकरणों में निवेशित पूंजी को स्थिर पूंजी की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो है स्टॉक, कच्चे माल और मशीनीकृत, इन तीनों में जो निवेश किया जाता है जो पूंजी, इसको जो है कार्ल मार्क्स जो है स्थिर पूंजी की संज्ञा देते हैं। हालांकि जो कच्चा माल है ये स्थिर पूंजी में नहीं आता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि स्टॉक,
कच्चे माल और मशीनों में जो हम जो निवेश करते हैं वो हमारा स्थिर पूंजी होता है, जो श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। दूसरी ओर श्रमिकों पर मजदूरी के रूप में व्यय की गई पूंजी को मार्क्स परिवर्ती पूंजी कहते हैं। श्रमिकों पर जो मजदूरी जो व्यय की जाएगी, उनको जो मजदूरी दी जाएगी, उसको जो है कार्ल मार्क्स जो है परिवर्तनशील मजदूरी कहते हैं, परिवर्ती पूंजी कहते हैं। और परिवर्ती पूंजी को भी से यानी वेरिएबल, और स्थिर पूंजी को सी से। आगे देखते हैं। जहाँ तक अतिरिक्त मूल्य का प्रश्न है, यह परिवर्ती पूंजी से उत्पन्न होता है, क्योंकि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी श्रमिकों के न्यूनतम जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है, जो श्रमिकों के द्वारा कुल उत्पादन में किए गए योगदान से कम होता है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है वह परिवर्ती पूंजी से ही उत्पन्न होता है, स्थिर पूंजी से यह उत्पन्न नहीं होता है। और जो परिवर्ती पूंजी है ये श्रमिकों को दी जाती है, जो कि न्यूनतम जीवन निर्वाह मूल्य के बराबर होती है, जो श्रमिकों के द्वारा कुल उत्पादन में किए गए योगदान से कम होता है। श्रमिकों का जो है कुल उत्पादन में जो योगदान होता है, उस योगदान से बहुत कम जो होता है ये जीवन निर्वाह मूल्य। इसी जीवन निर्वाह मूल्य को श्रमिकों को जो मजदूरी के रूप में जो दी जा रही है, इसी को कार्ल मार्क्स कह रहे हैं परिवर्ती पूंजी। तो परिवर्ती पूंजी से ही जो है अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है, स्थिर पूंजी से नहीं। आगे हम देखते हैं। मशीनीकृत उपकरणों एवं कच्चे माल इत्यादि पर किया गया व्यय ठीक इनके द्वारा कुल उत्पादन में किए गए योगदान के बराबर होता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कच्चा माल, उपकरण, मशीन, इनका जो योगदान होता है, इनके योगदान के बराबर कुल उत्पादन में व्यय कर दिया जाता है। तो इनसे जो है यानी स्थिर पूंजी से जो है अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न नहीं होता है। अतः स्थिर पूंजी से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का कुल मूल्य अगर निकाला जाए, कुल मूल्य, तो हम इसमें जो है स्थिर पूंजी को जोड़ देंगे, परिवर्ती पूंजी को जोड़ देंगे, और जो लाभ है या जो अतिरिक्त मूल्य की जो दर है या जो शोषण की दर है, इसको जो है ये जो यश है ये प्रकार से कुल लाभ है। ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको किसी वस्तु का कुल मूल्य पता चल जाएगा। सी की जो कि स्थिर मूल्य है, ये परिवर्ती मूल्य है, और ये यश जो है ये कहीं न कहीं ये लाभ है पूंजीपतियों का। तीनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि किसी वस्तु का कुल मूल्य कितना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूले आप देख सकते हैं। पूंजी की संगठित जैविक या आंगिक संरचना, पूंजी की संगठित जैविक या आंगिक संरचना को जो है C/C प्लस भी से व्यक्त किया गया है, या C/V से व्यक्त किया गया है। C स्थिर पूंजी है, V जो परिवर्तनशील पूंजी है। ये पूंजी की आंगिक संरचना कहते हैं इसको। अतिरिक्त मूल्य की अगर दर निकालना हो या शोषण की दर निकालना हो तो वह S/V है। क्या है? S/V। ये परिवर्तनशील पूंजी है, इसी से जो है अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है। अगर लाभ की दर निकालना हो तो इसके लिए सूत्र है S/C+V। ये तीन फार्मूले जो कार्ल मार्क्स बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त समीकरणों से स्पष्ट है लाभ की दर। लाभ की दर का मतलब हुआ हमारा जो है S/C+V। अतिरिक्त मूल्य की दर, अतिरिक्त मूल्य की दर यानी शोषण की दर है S/V है, के दर के साथ सीधा संबंध रखती है। यानी जो लाभ की दर है और अतिरिक्त मूल्य की जो दर है, इन दोनों के बीच जो है एक प्रकार से सीधा संबंध है। जबकि लाभ की दर पूंजी की संगठित संरचना, जो लाभ की दर यानी S/C+V और पूंजी की जो संगठित संरचना है C/V है, इसके साथ ये विपरीत संबंध रखती है। दूसरे शब्दों में पूंजीपति लाभ की दर में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करने
का प्रयास करता है। अगर पूंजीपतियों को अपना लाभ बढ़ाना है तो वो अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाता है। इस प्रयास में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए श्रमिकों के स्थान पर मशीनों को प्रतिस्थापित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पूंजी की संगठित संरचना C/V, पूंजी की संगठित संरचना C/V यानी यह बढ़ती है जो लाभ की दर के साथ विपरीत संबंध रखती है। पूंजी की संगठित संरचना अगर बढ़ेगी तो लाभ की दर घटेगी। इस प्रकार पूंजीवादी विकास प्रक्रिया में अतिरिक्त मूल्य की दर घटती जाती है, पूंजी की संगठित संरचना बढ़ती जाती है और लाभ की दर घटती जाती है। तो पूंजी की संगठित संरचना यानी C/V जितना अधिक बढ़ेगा लाभ की दर उतनी घटेगी, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य घट जाता है और लाभ की दर घटती जाती है। अंततः यह प्रक्रिया पूंजीवादी संकट को जन्म देती है। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं पूंजीवादी संकट क्या है। पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया में पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से श्रम बचत की युक्तियों का उत्तरोत्तर पालन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन में लेबर कैपिटल अनुपात घटता जाता है, क्योंकि कैपिटल बढ़ा रहा है, लेबर कम कर रहा है तो लेबर कैपिटल रेशियो घटता जाता है। इस प्रकार कुल उत्पादन में श्रम पूंजी अनुपात जैसे जैसे घटता जाता है, अतिरिक्त मूल्य की दर भी उत्तरोत्तर घटती जाती है। क्योंकि जो श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रयोग किया जा रहा है तो लेबर कैपिटल रेशियो घटता जाता है, जिसके कारण जो है अतिरिक्त मूल्य की दर भी उत्तरोत्तर घटती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ की दर भी उत्तरोत्तर घटती जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे श्रमिकों का स्थान मशीनें लेती जाती है, वैसे वैसे उपभोग कम होता जाता है और औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ जाती है। यानी जो है श्रमिकों की जो है एक रिजर्व हो जाते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। श्रमिकों के विस्थापन से जनसाधारण की क्रय शक्ति घटती जाती है। जब श्रमिकों का विस्थापन होगा, श्रमिक बेरोजगार होंगे तो उनकी क्रय शक्ति भी क्या होगी, घट जाएगी, जिसके कारण वस्तुओं का अति उत्पादन हो जाता है, यानी सप्लाई अधिक हो जाती है, मांग कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं के अति उत्पादन एवं मांग की कमी के कारण कीमतों में तेजी से गिरावट आती है, जिसके कारण उत्पादन में तीव्र कटौती होने लगती है। इस प्रकार आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक संकट के समय बेरोजगारी बढ़ जाती है, श्रमिकों की मजदूरी और घटा दी जाती है, ऋण की सुविधाएं और घटा दी जाती हैं, जिससे छोटे पूंजीपति तबाह हो जाते हैं। सही बात है। आगे हम लोग देखते हैं, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी संचय की यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति है। पूंजीवादी संचय के इस सामान्य नियम की व्याख्या करने में मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंततः सर्वहारा क्रांति के समाजवादी एवं साम्यवादी समाज के रूप क्रांतिकारी रूपांतरण की आवश्यकता एवं अनिवार्यता की व्याख्या की है। पूंजीवादी संकट की चरम स्थिति में अंततः सर्वहारा वर्ग क्रांति लाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है। पूंजीपतियों के संरक्षक के रूप में स्थापित राज्य नष्ट हो जाते हैं। इस सर्वहारा क्रांति के परिणाम स्वरूप पहले समाजवाद की स्थापना होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप आय की प्राप्ति करता है। इसके उपरांत समाजवाद की स्थापना होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उत्पादन में योगदान देता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार आय की प्राप्ति करता है। तो ये जो रहा आर्थिक विकास जो है कार्ल मार्क्स का, इस सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो श्रमिकों का जो अतिरिक्त मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य ही जो है पूंजीपतियों का लाभ है, पूंजी संचय है, और ये अतिरिक्त मूल्य जितना अधिक होगा पूंजीपतियों का लाभ उतना ही अधिक होगा और अर्थव्यवस्था में उतना ही निवेश होगा और आर्थिक विकास की गति भी उतनी तेज होगी। लेकिन जैसे जैसे जो है श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगता है तो ये अतिरिक्त मूल्य जो है घटने लगता है, और अतिरिक्त मूल्य जब घटता है तो पूंजीपतियों का लाभ भी घटता है, और घटते घटते जो है जब यही लाभ शून्य हो जाए
तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये रहा कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे अर्थशास्त्रियों की आर्थिक विकास को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोसेफ एलोई शुम्पीटर ने 1911 में जर्मन भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो शुम्पीटर का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है, ये जो इनकी पुस्तक थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। शुम्पीटर द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें जैसे बिजनेस साइकिल, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 है, जिसमें शुम्पीटर ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांत को अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुम्पीटर की बहुत सारी पुस्तकें हैं और सारी पुस्तकों में जो है कहीं न कहीं आर्थिक विकास की बातें की गई हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है बिजनेस साइकिल्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इसमें भी जो है आर्थिक विकास के बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं शुम्पीटर के आर्थिक विकास सिद्धांत के मुख्य पहलुओं को निम्न बिंदुओं से विश्लेषित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था देखते हैं। शुम्पीटर ने विकास के आरंभ में एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की है जो स्थिर संतुलन में है। यहाँ पे जो है शुम्पीटर जो है जब ये आर्थिक विकास के आरंभ की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था लेते हैं कि जो कि स्थिर है, गतिहीन है, यानी अर्थव्यवस्था पहले से ही स्थिर अवस्था में है। ऐसी स्थिति में कोई लाभ, ब्याज एवं बचत तथा निवेश नहीं होता है। अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में है जहाँ पे कोई लाभ नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, बचत भी नहीं है, निवेश भी नहीं है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन की स्थिति में रहती है। अच्छा, अर्थव्यवस्था स्थिर है, गतिहीन है और इसमें जो है इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति भी है, इसकी भी बात करते हैं। ऐसे संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं का एक वृत्ति प्रवाह देखा जाता है। यानी जो स्थिर जो गतिहीन अर्थव्यवस्था है, विकास की जो आरंभिक अवस्था है, इस अवस्था में जो है वस्तु सेवाओं का एक वृत्ति प्रवाह देखने को मिल रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता की भी स्थिति है, पूर्ण रोजगार की भी स्थिति है, जहाँ पे न कोई लाभ है, न ब्याज है, न बचत है, न कोई निवेश है, ऐसी स्थिति है। एक कल्पना कर रहे हैं जो प्रतिवर्ष एक ही तरह से आर्थिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति करती रहती है। यानी जो प्रोडक्शन जो है पिछले सेशन में हुआ था, पिछले वित्त वर्ष में हुआ था, वही जो है उतना ही उत्पादन अगले वित्त वर्ष में होगा। यानी दोनों ही वित्तीय वर्षों में कोई अंतर नहीं है, सेम पैटर्न पे जो है अर्थव्यवस्था चल रही है। अर्थव्यवस्था भले ही सक्रिय है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस आर्थिक प्रणाली में प्रत्येक पूर्ति के लिए समान मांग प्रतीक्षा करती रहती है, जितनी पूर्ति है उतनी ही मांग रहती है। आगे बढ़ते हैं। असंतुलन एवं आर्थिक विकास। शुम्पीटर के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तब होता है जब उसकी स्थिर वित्तीय अवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। यहाँ पर शुम्पीटर ये कहना चाहते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था जो स्थिर है, गतिहीन है, उसमें आर्थिक विकास तभी होगा जब उसकी स्थिरता को भंग किया जाए, यानी उसमें उस अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न किया जाए। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की उत्पत्ति इस वित्तीय प्रवाह की दिशाओं में आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन से उत्पन्न होती है। शुम्पीटर के अनुसार आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर बाहर से नहीं थोपे जाते, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं।
तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो है शुम्पीटर ये कहना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर ही आकस्मिक और अनिरंतर जो परिवर्तन जब होता है, आकस्मिक और अनिरंतर जब परिवर्तन होता है, तो ये जो वित्तीय प्रवाह है, वस्तु सेवाओं पर ये जो वित्तीय प्रवाह है, ये जो है भंग हो जाता है, और जिसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था जो स्थिर थी अब वह उसमें एक गति आ जाती है। आगे देखते हैं। नव परिवर्तन देखते हैं। शुम्पीटर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुम्पीटर एक बार स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक जिसमें न कोई लाभ है, न बचत है, न ब्याज है, न कोई निवेश होता है, लेकिन ऐसी अवस्था जो पूर्ण रोजगार से भी भरी हुई है, पूर्ण संतुलन भी इसमें है, पूर्ण प्रतियोगिता भी है, वस्तुओं सेवाओं का एक वित्तीय प्रवाह देखा जाता है, और समान पूर्ति के लिए समान मांग प्रतीक्षा करती है, जिसको ये स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर कहते हैं कि जब इस स्थिर अवस्था में, इस गतिहीन अर्थव्यवस्था में जो है, जब कोई आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन होता है, और यह आकस्मिक या अनिरंतर जो परिवर्तन है कहीं बाहर से नहीं थोपा जाता, बल्कि अर्थव्यवस्था की अंदर की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था गतिहीन से गतिशील हो जाती है। आगे ये बात करते हैं, नव परिवर्तन की बात करते हैं। देखते हैं, शुम्पीटर के अनुसार किसी स्थिर अर्थव्यवस्था में आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन नव परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं। ये नव परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। तो स्थिर अर्थव्यवस्था में ये आकस्मिक और अनिरंतर परिवर्तन हो कहाँ से रहा है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये नव परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं, और ये नव परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं। नई वस्तुओं सेवाओं का प्रचलन, अर्थव्यवस्था में जब नई वस्तुएं और सेवाओं का प्रचलन आता है तब ये नव परिवर्तन उत्पन्न होता है। या उत्पादन की नई तकनीक का प्रचलन हो जाए अर्थव्यवस्था में, नए बाजार की खोज की जाए, कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के नए पूर्ति स्रोतों की खोज की जाए, या नए संगठन की खोज की जाए, तो ये सारे जो नव परिवर्तन हैं, इस नव परिवर्तन के जगह जो है अर्थ के कारण जो है अर्थव्यवस्था में आकस्मिक और अनिरंतर परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था से गतिशील अर्थव्यवस्था हो जाती है, और जिसके कारण आर्थिक विकास होता है। आगे देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उपर्युक्त नव परिवर्तनों के माध्यम से एक नई वस्तु का प्रचलन करने तथा वर्तमान वस्तुओं में निरंतर सुधार करने से आर्थिक विकास होता है। ये नव परिवर्तन कार्य उद्यमी करता है, न कि पूंजीपति। यहाँ पे जो नव परिवर्तन होता है ये पूंजीपतियों की वजह से नहीं होता है, बल्कि उद्यमियों की वजह से होता है, उद्यमी की वजह से होता है, साहसी की वजह से होता है। उद्यमी साधारण प्रबंधकीय योग्यता का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल नई वस्तु या सेवा का प्रचलन करता है। आगे हम लोग देखते हैं। अपना आर्थिक कार्य करने के लिए अपने उद्यमी को दो कारकों की आवश्यकता होती है। अपना आर्थिक कार्य करने के लिए जो उद्यमी है, उद्यमी जो अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है, इस नव परिवर्तन को लाने के लिए उद्यमी को जो दो कारकों की आवश्यकता पड़ती है। पहली है नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए तकनीकी ज्ञान। जब उद्यमी को जब नई नई तकनीकों का ज्ञान होता है तो वो नई नई चीज़ों का, नई नई वस्तुओं, नई नई सेवाओं का वो खोज करता है। दूसरा, वित्त या ऋण की सुविधा। जब उद्यमी को ऋण की सुविधा मिलती है, वित्त की व्यवस्था मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने तकनीकी ज्ञान से अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है। उपयुक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक साख आवश्यक है। तो यहाँ पे जो बैंक साख की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास में शुम्पीटर ने बैंक साख की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। आर्थिक विकास करना है तो बैंक साख भी जरूरी है। आगे देखते हैं, चक्रीय प्रक्रिया देखते हैं। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें बैंकों का साख निर्माण निवेश के लिए वित्त प्रदान करता है।
बैंकों से जो है साख मिलता है, जो कि जिससे निवेश होता है। इस निवेश के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय तथा कीमतों में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो इससे जो मौद्रिक आय बढ़ती है, कीमतों में भी वृद्धि होती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ वृद्धि होने से पुराने उद्योगों की वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है। पुराने जो उद्योग हैं उनकी जो मांग है उनकी पूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतें बढ़ती हैं तथा लाभ बढ़ते हैं और बैंकों से ऋण लेकर पुराने उद्योगों का विस्तार होता है। इस प्रकार नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर से शाख विस्तार की द्वितीयक लहर प्रेरित होती है। तो यहाँ पे जो है शुभपीटर कहना चाहते हैं कि बैंकों से जब शाख मिलता है निवेश के लिए, जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो इससे जो मौद्रिक आय बढ़ती है, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि जो पुराने उद्योग हैं उनकी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ जाती है पूर्ति की तुलना में, जिसके कारण जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उद्यमी है जो होते हैं उनके लाभ बढ़ते हैं और जो पुराने जो उद्योग हैं वो बैंकों से ऋण लेकर जिससे जो उद्योगों का विस्तार भी होता है। इस प्रकार जो नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर से शाख विस्तार की द्वितीय लहर प्रेरित होती है, जो नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर पर अध्यारोपित हो जाती है। इससे जो है इस शाख से जो है दोबारा जो प्रेरणा मिलती है उद्योगों को कि जो है फिर जो है ऋण लिया जाए, फिर विस्तार किया जाए। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार कुछ समय के उपरांत नई वस्तुओं का बाजार में आना शुरू हो जाता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ है, फिर से नया निवेश हुआ है, अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है, तो जिसके कारण जो नई वस्तुओं का मांग बढ़ रहा है पुरानी वस्तुओं का विस्थापित करती है। जब अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुएं आती हैं उपभोग की दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग कम हो जाता है, तो पुरानी वस्तुओं की मांग घट जाती है, नई वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसा कि आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो नई नई वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, टैबलेट आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उपभोग की जो नए नए संसाधन जो आ रहे हैं इनकी मांग बढ़ रही है। वहीं जो पुराने जो संसाधन थे, जो पुरानी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग कम हो जाती है। जब पुरानी वस्तुओं की मांग कम होगी तो उनकी कीमतें भी घटेंगी। परिणाम स्वरूप पुरानी फर्में उत्पादन घटा देंगी। जो पुरानी फर्में हैं, जो पुराने उद्योग हैं, जो कि पुरानी वस्तुएं बनाते हैं, जब उनकी मांग घटेगी, कीमतें घटेंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये उद्योग बंद भी हो सकते हैं। इस क्रम में कुछ पुरानी फर्में दिवालिया हो जाती हैं, कुछ पुरानी फर्में बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो पुरानी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनका चलन वर्तमान समय में नहीं है अर्थव्यवस्था में। आगे हम लोग देखते हैं। इस क्रम में नवप्रवर्तक भी अपने लाभों में से जब बैंक का ऋण वापस करना शुरू करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। जो नवप्रवर्तन है, जो उद्यमी है, जब बैंकों से जो ऋण लिए होते हैं, जब वो ऋण की वापसी करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमतें भी गिरने लगती हैं, लाभ कम हो जाते हैं तथा अनिश्चितता एवं जोखिम बढ़ जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप नवप्रवर्तन की प्रेरणा घटती है और अंत में शून्य हो जाती है। अब ये बात करते हैं कि जो है अब नवप्रवर्तन कम हो गया, वो शून्य हो गया जो है, क्योंकि जो उद्यमी थे, जो नवप्रवर्ती थे, वे बैंकों का जो शाख है, जो ऋण है, वो वापस करना शुरू कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिसके कारण कीमतें घटती हैं। जब कीमतें घटेंगी तो उद्यमियों को, व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को हानि होगी, उनका लाभ कम हो जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। मंदी का मतलब है कीमतें का गिरना। वस्तु सेवाओं की कीमतें जब गिरती हैं तो वही मंदी की अवस्था है। शुभपीटर पूंजीवादी की इस प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश कहते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें समाज के पुराने आर्थिक ढांचे निरंतर नष्ट होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए ढांचे लगातार निर्मित होते रहते हैं। तो ये रहा जो है शुभपीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत, जिसमें ये जो है स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि प्रारंभ में कोई भी अर्थव्यवस्था
जो होती है वो प्रारंभ में स्थिर या गतिहीन अर्थव्यवस्था होती है। और इस गतिहीन अर्थव्यवस्था में जब नव परिवर्तन लाया जाता है, असंतुलन लाया जाता है, आकस्मिक एवं अनिरंतर परिवर्तन होता है, तब इस ऐसी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। और इस अर्थव्यवस्था में जो नव परिवर्तन आता है ये उद्यमी की वजह से आता है, और उद्यमी को नव परिवर्तन लाने के लिए कुछ कारकों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तकनीकी ज्ञान की और बैंक साख की। नव परिवर्तन उद्यमी जो लाता है, उद्यमी अपने इस नई तकनीकी ज्ञान और ऋण की सुविधा से जो है अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन लाता है। और इस प्रक्रिया में जो है जब बैंकों से ऋण मिलता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। इससे जो है उद्यमियों को, व्यवसायियों को लाभ भी होता है। और अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक जब प्रवाह होता है, जो पुराने जो उद्योग हैं वो बैंकों से साख लेकर जो है बैंकों से साख की सुविधाएं लेकर नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में नई नई वस्तुओं का प्रचलन बढ़ता है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था में पुरानी वस्तुएं हैं उनकी मांग घट जाती है, जिसके कारण उनकी कीमतें घटती हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरानी फर्में हैं वो बंद भी हो सकती हैं, वो दिवालिया भी हो सकती हैं। लेकिन जो नई फर्में हैं, जो नए उद्योग हैं, जो नई नई वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था में जो एक प्रकार से नव परिवर्तन लाते हैं, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाते हैं। लेकिन जो है एक समय ऐसा आता है कि जब नवप्रवर्तक उद्यमी बैंकों को अपना साख, बैंकों को ऋण जो है जमा करने लगता है। जब ऋण वापस करने लगता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिसके कारण कीमतें भी घटती हैं, यानी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थव्यवस्था में सृजनात्मक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो निरंतर चलती रहती है, और इनके स्थान पर नए ढांचे लगातार निर्मित होते रहते हैं। तो ये रहा शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत। कल हम लोग बात करेंगे जो है केन्स के आर्थिक विकास का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जोहार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे केन्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत देखेंगे क्या है। जेएम केन्स ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी आय व रोजगार निर्धारण के सिद्धांत के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के मूल तत्वों का विश्लेषण किया है। यानी यहाँ पे जो केन्स जो है आर्थिक विकास में जो है ये आय और रोजगार की बात करते हैं। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था का आय व रोजगार स्तर एक दूसरे का पर्याय है, और इस क्रम में केन्स ने आय एवं रोजगार स्तर को किसी अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण संकेतक माना है। यहाँ पर केन्स जो है किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का जो महत्वपूर्ण जो तत्व है, जो महत्वपूर्ण संकेतक है, वह आय और रोजगार को मानते हैं। इस संदर्भ में किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास तथा आय एवं रोजगार के स्तर में सीधा संबंध होता है। यानी आय और रोजगार का स्तर अगर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास भी होता है। तो आय एवं रोजगार तथा आर्थिक विकास के बीच सीधे संबंध की बात करते हैं केन्स। कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का जब स्तर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार की मात्रा प्रभावी मांग पर निर्भर करती है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, प्रभावी मांग पर निर्भर करती है। प्रभावी मांग से तात्पर्य उस मांग मात्रा से है जो किसी समय विशेष में दी हुई पूर्ति मात्रा के बराबर होती है। तो किसी समय विशेष में जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ति मात्रा जितनी होती है उतनी ही जो है प्रभावी मांग होती है। दूसरे शब्दों में प्रभावी मांग उस बिंदु पर निश्चित होता है जहां समग्र मांग कीमत अर्थव्यवस्था के समग्र पूर्ति कीमत के बराबर होता है। यानी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत जिस बिंदु पे बराबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रभावी मांग बोलते हैं। यहाँ केन्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था की समग्र पूर्ति स्थिर या दी हुई होती है।
किन्स ये मानते हैं कि किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था की जो समग्र पूर्ति होती है ये स्थिर होती है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार निर्धारण में समग्र मांग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समग्र जो मांग है ये जो है आय और रोजगार के स्तर को निर्धारण करने में इसकी भूमिका अहम होती है, क्योंकि जो समग्र पूर्ति है वो स्थिर है। वह समग्र मांग जो दी गई पूर्ति के बराबर हो जाती है वही प्रभावी मांग होती है। तो वह समग्र मांग जो दी हुई पूर्ति के बराबर हो जाती है उसी को बोलते हैं प्रभावी मांग। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के रोजगार व आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। आगे देखते हैं। केस ने किसी अर्थव्यवस्था की प्रभावी मांग के निर्धारण में उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। एग्रीगेट जो डिमांड होता है वो C+I होता है। C उपभोग व्यय है और I जो निवेश व्यय है। AD जो समग्र मांग जिसको प्रभावी मांग बोलते हैं, C उपभोग व्यय और I निवेश व्यय है। आगे देखते हैं। किन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था की उपभोग मांग उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जो उपभोग व्यय है वो कहीं न कहीं उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी तो जो है उपभोग व्यय अर्थव्यवस्था में अधिक होगा। सामान्य तौर पर उपभोग प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उपभोग में वृद्धि उससे कम अनुपात में होती है। यहाँ पे किन्स ये कहते हैं कि व्यक्ति का जब आय बढ़ता है तो उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होता है। इस प्रकार उपभोग व्यय एवं आय के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आय में 2 गुने की वृद्धि हो रही है तो उपभोग में 2 गुने से कम की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि 1.5 गुने की वृद्धि होती है तो ऐसे में 0.5 का अंतर आ जाएगा। दूसरे शब्दों में उत्पादन में हुई वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय के रूप में मांग कम होती है, जो अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हो रही है लेकिन जो है उपभोग में वृद्धि थोड़ी कम हो रही है, तो ये जो अंतर है ये अंतर कहीं न कहीं अति उत्पादन को जन्म देता है। अर्थात सामान्य उपभोग प्रवृत्ति के कारण अर्थव्यवस्था में मांग की कमी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उपभोग व्यय जो है कुल आय में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में कम है, जो उत्पादकों को हतोत्साहित करती है। अतः केन्स का मानना है कि आय व उत्पादन एवं उपभोग मांग के बीच के अंतर को निवेश मांग के द्वारा पूरा किया जाता है। यानी जो है ये जो अंतर है आय और रोजगार का जो स्तर है और उपभोग का जो स्तर है, इन दोनों में जो अंतर है इस अंतर को जो है निवेश मांग के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि निवेश व्यय के रूप में अपेक्षित मांग उपभोग मांग की क्षति की कुल पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में मांग की कमी को पूरा करना अत्यंत कठिन होगा और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न होगी, जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किस अर्थव्यवस्था के सतत एवं संतुलित विकास की ये बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था के सतत एवं संतुलित विकास के लिए निवेश की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। किन्स कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में का सतत विकास करना है, संतुलित विकास करना है तो निवेश अहम है। किसी अर्थव्यवस्था का विकास उसकी आय और रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है, जबकि आय और रोजगार का स्तर निवेश पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था के विकास का केंद्रीय कारक क्या है? निवेश है। किन्स यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है वह आय और रोजगार पर निर्भर करता है, और आय और रोजगार वो किस पर निर्भर करता है? निवेश पर निर्भर करता है। निवेश होगा तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, जब आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का जो केंद्रीय बिंदु है वो निवेश है। किन्स के अकॉर्डिंग, किन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था के निवेश की मात्रा पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी पूंजी परिसंपत्ति की वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की दर होती है। यहाँ पे जो पूंजी की जो सीमांत दक्षता है जो MEC है,
एमएसी है क्या, पूंजी की सीमांत उत्पादकता है क्या, ये पूंजी परिसंपत्ति के वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की ये दर होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी, अर्थव्यवस्था में निवेश भी उतना अधिक होगा। अर्थव्यवस्था में जब निवेश होगा तो आय और रोजगार का स्तर होगा। आय और रोजगार का स्तर जब बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक विकास होगा। अतः पूंजी निवेश के वार्षिक प्रत्याशित प्रतिफल की दर यानी एमएसी यदि अधिक है तो निवेश अधिक होगा। यानी जो पूंजी की जो सीमांत दक्षता है, अगर उसका मान जो है अधिक है तो निवेश अधिक होगा। पूंजी निवेश का दूसरा निर्धारण कारक ब्याज की दर है, जो पूर्णतः मौद्रिक कारक है। ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है। अपने ब्याज निर्धारण के सिद्धांत में केन्स ने सिद्ध किया कि निवेश तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। केन्स कहते हैं निवेश तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। ब्याज की दर अगर अधिक कम होती है तो निवेश अधिक होता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार ब्याज की दर जितनी कम होगी तथा एमएसी जितना अधिक होगा, ब्याज जितना कम होगा और एमएसी जितना अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश उतना ही प्रोत्साहित होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश उतना अधिक होगा। जब निवेश अधिक होगा तो आय और रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एमईसी तथा ब्याज की दर के बीच अंतर अधिक होना चाहिए। यानी ब्याज की दर जितनी कम होगी एमएसी उतना अधिक होगा। एमएसी जब अधिक होगा तो निवेश भी अधिक होगा। आगे देखते हैं। निवेश में आरंभिक वृद्धि से आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय से उपभोग वस्तुओं के लिए अधिक मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आय और रोजगार में और अधिक वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया संचयी बन जाता है। परिणाम स्वरूप निवेश में की गई आरंभिक वृद्धि उपभोग प्रवृत्ति के माध्यम से आय में गुणक वृद्धि करती है। निवेश तथा आय के मध्य इस संबंध को केन्स निवेश गुणक कहते हैं कि जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो इससे जो है आय में वृद्धि होती है और इसी को बोलते हैं गुणक। निवेश गुणक के दिए हुए होने पर कुल रोजगार एवं आय तथा निवेश के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। डेल्टा वाई बराबर 1/1 माइनस MPC इंटू डेल्टा आई। यहाँ से अगर के का मान निकालेंगे तो यही आएगा डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई आएगा। तो निवेश के कारण आय में जो वृद्धि होती है उसी को बोलते हैं निवेश गुणक बोलते हैं। यहाँ से जब हम डेल्टा वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा के डेल्टा आई। तो अर्थव्यवस्था में जितना निवेश किया जाता है उससे जो है कुछ गुना जो है अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर बढ़ता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार केन्स ने अपने रोजगार व आय निर्धारण के सिद्धांत में यह निष्कर्ष दिया है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश में आरंभिक वृद्धि डेल्टा आई के बराबर की जाती है तो उस अर्थव्यवस्था की आय एवं रोजगार के स्तर में के डेल्टा आई के बराबर वृद्धि होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि के बराबर होता है डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। यहाँ से जब हम मान निकालेंगे डेल्टा वाई का यानी आय का स्तर निकालेंगे तो हो जाएगा के डेल्टा आई। तो अगर अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई अगर निवेश होता है तो उस अर्थव्यवस्था में के डेल्टा आई के बराबर जो है आय का स्तर रोजगार का स्तर बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में आय में वृद्धि आरंभिक निवेश में वृद्धि के कुछ गुने के बराबर होगी। निवेश गुणक का मान MPC पर निर्भर करता है। इस प्रकार केन्स ने किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए उपभोग व्यय, निवेश व्यय, MAC और ब्याज की दर और MPC को महत्वपूर्ण कारक माना है। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए जो है उपभोग व्यय भी जरूरी है, MPC भी जरूरी है। उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है ये जितनी अधिक होगी अर्थव्यवस्था में जो है निवेश उतना ही अधिक होगा। MPC अधिक होने का मतलब है कि गुणक हमारा अधिक होगा। जब गुणक अधिक होगा तो आय और रोजगार का स्तर भी अधिक होगा। जब आय और रोजगार का स्तर अधिक होगा तो आर्थिक विकास भी होगा। तो ये रहा केन्स के आर्थिक विकास का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।